गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट इंजीनियरिंग एकेडमी विद एके मोटिवेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को फिजिक्स के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जो हमने 20 दिनों की रिवीजन सीरीज चलाई हुई है फ्रेंड्स, साइंस की प्रिपरेशन को लेकर यूपी पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए फ्रेंड्स, उसमें मैंने अभी तक 10 वीडियो बना दिया है और उसमें मैंने टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताया हुआ है फ्रेंड्स। तो आप लोग चैनल पर जाकर उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने मेरे बताए हुए सभी क्वेश्चंस को अगर तैयार कर लिया तो साइंस में आप लोगों का एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा फ्रेंड्स। तो आप लोग वहां पर मेरे चैनल पर जाकर उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स। और चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज के वीडियो को। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है पिच्छक त्रुटि का कारण है। तो फ्रेंड्स, पिच्छक त्रुटि का कारण होता है पेंच की डिबरी में ढीला हो जाना। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। पेंच की डिबरी का ढीला हो जाना पिच्छक त्रुटि का कारण होता है। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2007 में आ चुका है फ्रेंड्स। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 0.310 इंटू 10 की पावर 3 में सार्थक अंकों की संख्या क्या है। तो फ्रेंड्स, सार्थक अंकों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी 3 हो जाएगी फ्रेंड्स। कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, क्योंकि सार्थक अंकों की संख्या हमारी यही दी हुई है फ्रेंड्स। जो अंक दिया रहता है उन्हीं को हम लोग सार्थक अंक में गिन लेते हैं। ये आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कार्य का सीजीएस मात्रक है। तो फ्रेंड्स, कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है अर्ग होता है। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक जो होता है वो अर्ग होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है वो डायन होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? डायन होता है। न्यूटन बराबर होता है फ्रेंड्स, 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डायन होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? 10 की पावर 5 डायन होता है। आप लोग इसे भी याद कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है विद्युत विभव का MKS पद्धति में मात्रक है। तो फ्रेंड्स, विद्युत विभव का MKS पद्धति में मात्रक होता है वोल्ट होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? वोल्ट। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। तो विद्युत विभव का MKS पद्धति में मात्रक वोल्ट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है निम्न में से दूरी का मात्रक नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा जो मीटर दिया हुआ है ये भी दूरी का मात्रक है, और सेंटीमीटर, फुट, ये भी हम दूरी, इससे भी हम लोग दूरी नापते हैं। लेकिन न्यूटन से हम लोग बल को नापते हैं। न्यूटन किसका मात्रक है? फोर्स का मात्रक है फ्रेंड्स। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चूँकि हमसे पूछा है दूरी का मात्रक नहीं है, हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा दूरी का मात्रक नहीं है। तो यहाँ पर न्यूटन जो है वो दूरी का मात्रक नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो है निम्न में से कौन अदिश राशि है। तो फ्रेंड्स, अदिश राशि इसमें हमें बताना है। तो बल हमारा ए नंबर ऑप्शन दिया है, ये तो हमारा सदिश राशि हो गया। और वेग जो है वो भी सदिश राशि हो गया, और विस्थापन भी हमारा सदिश राशि होता है। लेकिन जो आयतन होता है फ्रेंड्स, ये अदिश राशि होता है। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, सही ऑप्शन, वो डी नंबर हो जाएगा। आयतन जो है एक अदिश राशि होती है फ्रेंड्स। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2013 में आ चुका है फ्रेंड्स। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन्हें याद कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है दो सदिशों का परिणामी न्यूनतम होगा जब उनके बीच कोण हो। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया है कि जब दो सदिशों का परिणामी जो है वो अधिकतम होता है, कि किस पर अधिकतम होता है फ्रेंड्स? 0 डिग्री पर अधिकतम होता है। चूँकि हमारा जो का परिणामी मान है वो cos थीटा पर निर्भर करता है फ्रेंड्स। अगर cos 0 का मान रखेंगे तो हमारा 1 आएगा फ्रेंड्स, और ये अधिकतम आएगा। और cos पाई का मान रखेंगे फ्रेंड्स, cos 180 रख देंगे तो ये हमारा आ जाएगा -1। तो पाई पर जो है हमारा जो दो सदिशों का परिणामी मान है वो न्यूनतम होता है, और 0 अंश पर अधिकतम होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमसे पूछा हुआ है न्यूनतम होगा तो उनके बीच का कोण हो है।
तो फ्रेंड्स हमारा जो डी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि न्यूनतम के लिए जो उनके बीच का कोण होता है सदिशों के बीच का वो 180 डिग्री होता है। तो आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपसे इस बार पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने की संभावना जो है इसकी वो बहुत ही ज़्यादा है फ्रेंड्स। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, दो सदिशों का परिणामी अधिकतम होगा जब उनके बीच का कोण हो। तो फ्रेंड्स मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जब दो सदिशों का परिणामी का मान अधिकतम होता है तब जब उनके बीच का कोण 0 डिग्री होता है फ्रेंड्स। जब उनके बीच का कोण 0 डिग्री होता है तब उनका मान अधिकतम होता है। और ये क्वेश्चन पॉलीटेक्निक 2013 में आ चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चंस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इन्हें ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया है फ्रेंड्स, तो इसे जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है फ्रेंड्स, तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को इन 10 से 15 दिनों में बहुत ही बेस्ट साइंस की प्रिपरेशन करवाने वाला हूं फ्रेंड्स। आप लोग एग्जाम में एक भी क्वेश्चन साइंस का छोड़ के नहीं आएंगे, ये पक्का बता रहा हूं फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, यदि किसी पत्थर को ऊपर की ओर किसी ऊंचाई तक फेंका जाए तथा पत्थर कुछ समय बाद पश्चात उसी स्थान पर लौटकर आ जाए तो पत्थर का विस्थापन होगा। तो फ्रेंड्स जिस स्थान से पत्थर को फेंका गया था उसी स्थान पर पत्थर पुनः लौट आया है, तो हमारा जो विस्थापन होगा फ्रेंड्स वो 0 होगा। विस्थापन क्या होगा? 0 होगा। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जब कोई वस्तु किसी बिंदु से चलकर पुनः उसी मार्ग से वापस लौट आए उसी बिंदु पर, तो फ्रेंड्स विस्थापन उसमें होता है 0। तो यहाँ पर हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप लोग इसे भी देख लीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, शून्य सदिश की दिशा होती है। तो फ्रेंड्स शून्य सदिश की दिशा अनिश्चित होती है। क्या होती है? अनिश्चित होती है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा फ्रेंड्स? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो दिया हुआ है, घर्षण बल यफ तथा घर्षण गुणांक म्यू के मध्य सही संबंध है। तो फ्रेंड्स घर्षण बल यफ बराबर होता है, फ्रिक्शन फोर्स यफ बराबर होता है म्यू इंटू आर होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? म्यू इंटू आर होता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यफ बराबर म्यू इंटू आर जो होता है यही सही संबंध है। तो और ये क्वेश्चन पॉलीटेक्निक 2012 में आ चुका है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, बल आघूर्ण टाउ तथा यफ बल यफ तथा दूरी डी में सही संबंध है अथवा संबंध होता है। तो फ्रेंड्स हमें टाउ बल यफ और डी के मध्य में संबंध बताना है फ्रेंड्स। और इसका जो फार्मूला होता है फ्रेंड्स वो होता है टाउ बराबर होता है यफ इंटू डी होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? टाउ बराबर यफ इंटू डी होता है। तो चलिए देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यफ इंटू डी बराबर टाउ, अर्थात टाउ बराबर यफ इंटू डी दिया हुआ है फ्रेंड्स। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो ये डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर हम किसी पिंड की गतिज ऊर्जा को 4 गुना बढ़ा दें तब उसका संवेग हो जाएगा, हमसे पूछ रहा है फ्रेंड्स। और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आप लोगों से घुमा फिरा करके एग्जाम में पूछ चुका है फ्रेंड्स। और इस बार भी इस क्वेश्चन से कुछ पूछे जाने की संभावना बनी हुई है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को मैं बता दूं, जो गतिज ऊर्जा और संवेग के मध्य में संबंध होता है वो होता है P बराबर होता है फ्रेंड्स √2km होता है फ्रेंड्स, 2km, जहाँ के जो हमारा है वो गतिज ऊर्जा को डिनोट करता है। और P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा √k हो जाएगा फ्रेंड्स। जो संवेग का मान है वो √k अर्थात √ गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स अगर हम गतिज ऊर्जा को 4 गुना कर देंगे, फ्रेंड्स, तो हमारा जो संवेग का मान होगा वो 2 गुना हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। और आप लोग इस संबंध को जरूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये संबंध से इस बार क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है,
r त्रिज्या के वृत्त में घूमने वाले पिंड पर अभिकेंद्रीय बल द्वारा कृत कार्य होगा। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर कोई भी चीज़ वृत्त में घूम रही है फ्रेंड्स तो उस अभिकेंद्रीय बल द्वारा कृत कार्य जो होता है वो शून्य होता है फ्रेंड्स, अर्थात कोई भी कार्य नहीं किया जाता, चूँकि जो बल का मान होता है फ्रेंड्स वो होता है एफ एस कॉस थीटा होता है, एफ एस कॉस थीटा। और जहाँ जो थीटा का मान है वो लगने वाले बल और द्वारा चली गई दूरी होता है उसके मध्य का कोण होता है फ्रेंड्स, एफ एस के मध्य का कोण। और यहाँ पर जब हम किसी आर त्रिज्या वाले वृत्त में किसी पिंड को घुमाते हैं फ्रेंड्स तो वहाँ पर हमारा जो बल लगता है वो केंद्र की ओर लगता है फ्रेंड्स। अगर हम किसी पिंड को घुमाते हैं तो हमारा जो बल है वो इस तरफ लगेगा और हमारी जो पिंड द्वारा चली गई दूरी है वो ये है एफ एस, और इसके बीच में का कोण होता है 90 अंश होता है फ्रेंड्स। क्या होता है 90 अंश। तो हमारा जब cos 90 का मान हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0 आ जाएगा फ्रेंड्स। तो हमारा अर्थात किसी पिंड द्वारा वृत्त में घूमते हुए कोई कार्य नहीं करना पड़ता फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो कार्य होता है वो 0 होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है ऊर्जा का मात्रक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऊर्जा को जो मात्रक है वो किलोवाट घंटा है फ्रेंड्स। क्या है? किलोवाट घंटा। चूँकि ऊर्जा का जो मात्रक होता है वही हमारा किसका मात्रक होता है? कार्य का मात्रक होता है। तो यहाँ पर बाकी सभी ऑप्शन जो है जूल प्रति सेकंड है वो शक्ति का मात्रक होता है, और जूल सेकंड भी ऊर्जा का मात्रक नहीं है, और किलोवाट अकेला भी ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है अर्घ मात्रक है। तो फ्रेंड्स मैंने अभी आप लोगों को बताया है इसके वीडियो के शुरुआत में कि जो अर्घ होता है वो कार्य का मात्रक होता है, कार्य का मात्रक अर्घ होता है। चूँकि 1 जूल बराबर होता है फ्रेंड्स, 1 जूल बराबर होता है 10⁻⁷ अर्घ होता है फ्रेंड्स, अर्घ होता है। कार्य का छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक अर्घ होता है। तो अर्घ जो है वो कार्य का मात्रक हो जाएगा। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप लोग फ्रेंड्स जितने भी मैं आप लोगों को मात्रक बता रहा हूँ आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर लिख कर याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में आपसे इन सभी के मात्रक में से पूछ सकता है फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो फ्रेंड्स हमें ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें हमें बताना है कि कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है फ्रेंड्स। तो कोयला तो हमारा जीवाश्म ईंधन में आता है फ्रेंड्स, और पेट्रोलियम भी हमारा जीवाश्म ईंधन में आता है, और बायोमास ये हमारा जीवाश्म ईंधन में नहीं आता है फ्रेंड्स। तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। बायोमास जो है वो एक जीवाश्म ईंधन नहीं है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कृत्रिम उपग्रह की कक्षा में रेखीय चाल निर्भर नहीं करती है फ्रेंड्स। हमें इसमें क्या बताना है? कृत्रिम उपग्रह की कक्षा में जो रेखीय चाल होती है वो किस पर निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है फ्रेंड्स कक्षीय चाल। और ये क्वेश्चन पॉलीटेक्निक 2014 में आ चुका है फ्रेंड्स। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में हमेशा प्रीवियस ईयर को उठाकर ही क्वेश्चंस को पूछता है फ्रेंड्स। तो आप लोग समझ सकते हैं कि पॉलीटेक्निक के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है एक तारे के चारों ओर किसी ग्रह का कक्षीय पथ होता है। तो फ्रेंड्स एक तारे के चारों ओर किसी भी ग्रह का जो कक्षीय पथ होता है वो एक दीर्घवृत्ताकार होता है फ्रेंड्स, दीर्घवृत्ताकार। तो यहाँ पर जो बी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा फ्रेंड्स, एक दीर्घवृत्त पथ होता है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कृत्रिम उपग्रह में एक सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। तो फ्रेंड्स कृत्रिम उपग्रह में एक सरल लोलक का आवर्तकाल अनंत होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? अनंत होता है। तो यहाँ पर हमारा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आप लोग इसे याद करिए, कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होगा? अनंत होगा। तो आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और अभी तक आपने अगर हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया फ्रेंड्स तो इसे शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और साइंस की बेस्ट प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।